हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 66 कवर करेंगे, जो कि आपका यूपीपीसीएस एंड आरओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सारे ही टेस्ट लगा लीजिएगा। इससे पहले भी हमने 65 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोगों को साइट पे विजिट करना पड़ेगा, और साइट का जो लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप लोग साइट पे नहीं जा सकते हैं तो उन लोगों के लिए हमने यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है। सबसे ईजी, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो पेड है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि आपने पहले नहीं बताया था कि ये पेड है, तो ये कोई चीज़ बताने वाली नहीं होती है। सो वो टेस्ट सीरीज़ पूरी पेड है, जिसमें आपको सारे ही टेस्ट मिलेंगे, केवल यही पीडीएफ नहीं मिलेगी। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोगों को दिख ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शंस हैं धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक या फिर सामाजिक। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो आंसर है धार्मिक कारण। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण धार्मिक था। नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर चर्बी सने कागज का खोल चढ़ा होता था, और कारतूस को राइफल से भरने से पहले उसके सिरों को दांतों से काटना पड़ता था। कुछ उदाहरणों में इस खोल में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। इससे हिंदू तथा मुसलमान सिपाही दोनों भड़क उठे थे। ठीक है, सो ये एक मेन रीज़न था। बाकी आप लोगों को 1857 रिवॉल्ट हम लोग पढ़ाएंगे हिस्ट्री में, तब अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करके उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, सो मैं आप लोगों को ऑप्शंस भी दिखा देती हूँ साथ में, ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो इसके मैं बता देती हूँ आप लोगों को पहले कि क्या क्या इसके सन थे, उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको अरेंज करना। ठीक है, फिर बाद में हम लोग अरेंज करते हैं। फर्स्ट है बंगाल विभाजन, सभी को पता है, 1905। राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण, 1911। कांग्रेस का विभाजन, 1907। और मुस्लिम लीग का गठन, 1906। तो लगा लीजिए 1432, 1432। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905, मुस्लिम लीग का गठन 1906, कांग्रेस का विभाजन दिसंबर 1907 में सूरत में हुआ था, और 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार व प्रसार के लिए किया था? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, सो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में उग्र राष्ट्रवादी संप्रदाय के सबसे प्रमुख प्रतिनिधि बाल गंगाधर तिलक थे। 1893 से उन्होंने एक परंपरागत धार्मिक उत्सव, जिसको गणपति उत्सव भी कह सकते हैं आप, में गीतों और भाषणों के द्वारा राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार व प्रसार किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर का ही करना है, नहीं असत्य का करना है। भारत में नील की खेती मुख्य रूप से बंगाल और बिहार में की जाती थी। सेकेंड स्टेटमेंट है, अमेरिका में नील का अत्यधिक उत्पादन तथा ब्रिटेन को निर्यात के कारण भारत में इसकी खेती बंद की गई थी, नील उद्योग की। तो हमें बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। ऑप्शंस एज ऑलवेज वही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। देखिए, भारत में जब नील का मुख्य रूप से जो खेती होती थी वो बंगाल और बिहार में होती थी, ये सही है। लेकिन अमेरिका में नील का अत्यधिक उत्पादन ये रीज़न नहीं था खेती बंद होने का, वो जर्मनी में जो है कृत्रिम कलर जो है वहाँ बनने लगा था, तो वो उसका बंद होने का रीज़न रहा था। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा कथन असत्य है, जर्मनी में कृत्रिम रंग के आविष्कार से भारतीय नील उद्योग को बड़ा धक्का लगा और धीरे धीरे इसका ह्रास हो गया।
नेक्स्ट है, हाल ही में किसको संयुक्त राष्ट्र की नई गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शंस हैं एना जॉर्ज, हारून माशा, नतालिया वोडियानोवा या फिर एंजेलिना। सो करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर जो है वो है नतालिया वोडियानोवा। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, रूसी सुपर मॉडल और समाज सेवी नतालिया वोडियानोवा को महिलाओं और लड़कियों के यौन और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने और उनसे छेड़छाड़ से निपटने के लिए बनी संस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है? योर ऑप्शंस आर रॉलेट एक्ट, चंपारण सत्याग्रह, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव। ठीक है, सो करेक्ट आंसर आपका यही है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित है। कांग्रेस के अधिकांश नेताओं ने मॉन्टेग्यू व चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्तावों को निराशाजनक और असंतोषजनक बतलाकर प्रभावी स्वशासन की मांग रखी, जबकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ वयोवृद्ध नेता सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के पक्ष में थे तथा उन्होंने कांग्रेस छोड़कर इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की। नेक्स्ट है, खेड़ा सत्याग्रह के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, यह सत्याग्रह गांधी जी ने महाराष्ट्र के अकाल पीड़ित किसानों के पक्ष में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया था। सेकेंड स्टेटमेंट है, इस सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी बने। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस एज ऑलवेज, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, देखिए हम बताएं आपको, एक्चुअली यह सत्याग्रह गांधी जी ने महाराष्ट्र नहीं, गुजरात, ठीक है, क्योंकि खेड़ा कहाँ पर है? गुजरात में, तो गुजरात में चलाया था। और इस सत्याग्रह के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की गांधी जी के जो मतलब अनुयायी थे, वो तो सही है। सो आंसर हो जाएगा सत्य, ऑप्शन नंबर बी। पहला कथन असत्य है क्योंकि खेड़ा गुजरात में है, न कि महाराष्ट्र में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? ऑप्शन है फॉरवर्ड ब्लॉक, आज़ाद हिंद फौज, भारत नौजवान सभा, या फिर रिवॉल्यूशनरी फ्रंट। ओके, सो करेक्ट आंसर इज फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम किस जगह पर होता है? विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, या फिर नंदप्रयाग। जब नदियों वाला चैप्टर पढ़ाया था मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझाया था, सो होपफुली आपको इसका आंसर पता होगा। सो करेक्ट आंसर इज देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देवप्रयाग यानी कि उत्तराखंड में भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम होता है। देवप्रयाग के ऊपर गंगा नदी को भागीरथी कहा जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा के मिलने के पश्चात इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभयारण्य है, भारत में यह किस जगह पर स्थित है? ऑप्शंस हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, या फिर द लक्षद्वीप समूह में, न्यू मूर द्वीप समूह में, या फिर भारत एवं श्रीलंका में। सो देखिए यह जो है लक्षद्वीप समूह में है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में स्थित पिटली द्वीप पर एक पक्षी अभयारण्य है तथा यहाँ पर कोई मानव निवास नहीं है। नेक्स्ट है, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला सम्मिलित है? ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, सो देख लेते हैं एक बार। ये जो वो वाली सीरीज़ है ना ज्योग्राफी वाली टॉपिक वाइज, उसमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं वन लाइनर, तो वहाँ मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत, या फिर जास्कर। ऑप्शंस नीचे हैं, केवल 1, 2, 4, 1, 2, 3, 1 और 2, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए वहाँ पर जो श्रेणियाँ आती हैं लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय के अंतर्गत, तो वो जो श्रेणियाँ हैं वो हैं आपकी, एक तो धौलाधर है, पीर पंजाल भी है, इसके अलावा महाभारत भी है, ये नहीं है, जास्कर नहीं है, और ये तो आपको अलग और लग रही होगी देखने में। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, 1, 2 एंड 3। पीर पंजाल, धौलाधर एवं महाभारत
पर्वत श्रृंखलाएं लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय में अवस्थित है, जबकि जास्कर श्रेणी की बात करें तो वह वृहद हिमालय का भाग है। ठीक है। भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले का खनन किया जाता है? ऑप्शन है नेवेली, झरिया, बोकारो या फिर रानीगंज। ओके, सो करेक्ट आंसर इज नेवेली। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नेवेली में मिलते हैं, जिनका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट है, एक सेकेंड। ओके, विभिन्न उर्वरकों तथा उनमें प्रमुख यौगिक के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ओके, सही सुमेलित पूछा गया है। यूरिया नाइट्रोजन उर्वरक, डीएपी नाइट्रोजन फॉस्फेट और पोटाश, एंड मिश्रित उर्वरक फॉस्फेट उर्वरक। सो हमें बताना कौन सा सही सुमेलित है। केवल एक और दो, केवल 2 और 3 या फिर केवल 3। एक्चुअली फर्स्ट वाला ही करेक्ट है, ये दोनों बिल्कुल इनकरेक्ट है। बिकॉज जो डीएपी है वो आपका फॉस्फेटिक उर्वरक है। उसके अलावा ये जो है, यानी कि इसको मुझे आप अगर अपोजिट कर दोगे ना तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप समझ लीजिए। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये नीचे दिया गया है। यूरिया नाइट्रोजनी उर्वरक, डीएपी फॉस्फेटिक उर्वरक, मिश्रित उर्वरक नाइट्रोजन फॉस्फेट व पोटाश। हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में रहने के लिहाज से सर्वोत्तम शहर है बेंगलुरु, शिमला, उपरोक्त दोनों या फिर कोई भी नहीं। तो सर्वोत्तम शहर दोनों ही हैं, बेंगलुरु एंड शिमला। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, देख लेते हैं एक बार इसको कि कौन सी कंट्रीज इसमें शामिल थे। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में देश भर के 111 शहरों को शामिल किया गया था। इसके अनुसार देश में 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में रहने के लिए बेंगलुरु सबसे बेस्ट शहर बना है। देखो कैटेगरी प्लीज़ याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन कैटेगरी से आएगा। इसमें दूसरे स्थान पर पुणे व तीसरे स्थान पर अहमदाबाद है। तो कैसे याद करेंगे? पहले कैटेगरी डालना, जैसे 10 लाख से ज़्यादा वाले शहर, और फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से। वहीं 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की बात करें तो शिमला टॉप पर है, दूसरा स्थान भुवनेश्वर का है। ठीक है, तो सेकंड कैटेगरी डालना, देन फर्स्ट एंड सेकंड। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वालों की अगर बात करूँ तो ज़्यादा आबादी वाली 51 नगर पालिकाओं का प्रदर्शन सूचकांक के आधार पर इंदौर देश में नंबर 1 शहर रहा है। वहीं 10 लाख से कम आबादी वाली 60 शहरी निकायों में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद शीर्ष पर है। सो होपफुली आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से याद होगा, एज इट इज़ उतार लेना। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार बजटीय घाटे के वित्त पोषण के लिए कौन सा से कदम उठा सकती है? योर ऑप्शंस आर करारोपण, ऋण ग्रहण, नोट छापकर या फिर कर में कटौती करके। ऑप्शंस नीचे दे रखे हैं, केवल एक और दो, केवल दो, 1, 2, 3 या फिर 2, 3 और 4। सो फटाफट से आंसर कर दीजिए, कौन से कदम उठा सकती है। देखिए, करारोपण वाला कदम उठा सकती है, ऋण ग्रहण वाला उठा सकती है, नोट छापकर, कटौती नहीं, फिर कहाँ से करेगी? ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। बजटीय घाटे के लिए वित्त पोषण या तो करारोपण या ऋण अथवा नोट छापकर किया जा सकता है। सरकार प्रायः ऋण ग्रहण पर आश्रित रहती है, जिसे सरकारी ऋण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष कर नहीं लगाने अथवा उपदान नहीं देने की स्थिति में सकल घरेलू उत्पाद होगा कुल निर्यात के बराबर, राष्ट्रीय आय के बराबर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर, या फिर सरकार के पूंजीगत व्यय के बराबर। सो करेक्ट आंसर जो है राष्ट्रीय आय के बराबर, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। यह भी इकोनॉमी का क्वेश्चन है। सरकार के द्वारा अप्रत्यक्ष कर नहीं लगाने पर अथवा उपदान यानी कि सब्सिडी नहीं देने की स्थिति में अंतिम वस्तुओं की कुल निर्गत का मूल्य अथवा सकल घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय आय के बराबर होगा। नेक्स्ट है, किस गुजराती पायलट ने वास्को डिगामा का कालीकट तक मार्गदर्शन किया था? ऑप्शंस हैं अब्दुल मजीद, इलियास खां, अलाउद्दीन हुसैन या फिर गयासुद्दीन आजम शाह। सो करेक्ट आंसर जो है अब्दुल मजीद, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट।
1498 में 8 ईस्वी में वास्को डी गामा 2 जहाज़ों के साथ कालीकट पहुंचा। इस यात्रा का मार्गदर्शन गुजराती यात्री अब्दुल मजीद ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये फैक्ट। नेक्स्ट है चोल, आंसर दिख गया। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन, साम्राज्य का उर और महासभा में विभाजन, मंत्रियों को समस्त अधिकार, या फिर ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ठीक है, तो उनकी जो विशेषता थी वो यही थी, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चोल प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। इस काल में स्वायत्त शासन पूर्णतः गांव में ही क्रियान्वित किया जाता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां प्रदूषित जल के उपयोग से होती हैं? ऑप्शंस हैं पेचिस, टाइफाइड, पीलिया, हैजा। केवल एक और दो, केवल 1 2 4, केवल 1 और 3, या फिर उपरोक्त सभी, यानी कि सारी ही बीमारियां उसी से होती हैं, प्रदूषित जल से। सो एक्चुअली प्रदूषित जल से ही उसका यूज़ अगर आप करते हो खाने पीने में, तो आपको पेचिस, टाइफाइड, पीलिया, हैजा चारों बीमारियां हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। उपरोक्त सभी बीमारियां प्रदूषित जल के उपयोग से होती हैं। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत मैदानी इलाकों और पर्वतीय क्षेत्रों में कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? ऑप्शंस है मैदानी 23%, पर्वतीय 77%, या फिर मैदानी भाग में 33% और पर्वतीय भाग में 67%, या फिर मैदानी भाग में 27% और पर्वतीय भाग में 73%, या फिर मैदानी भाग में 35% और पर्वतीय भाग में 65%। तो जो करेक्ट आंसर है, देखिए अकॉर्डिंग टू 1988 की बात हो रही है ना राष्ट्रीय वन नीति की। देखिए ये जरूर याद रखा करना कि कौन सी वन नीति की बात हो रही है। 33% मैदानी भाग में वन होना जरूरी है और पर्वतीय भाग में 67%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एनवायरनमेंट का ये क्वेश्चन है। भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत सिफारिश की गई कि मैदानी इलाकों में 33% वन क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 67% जंगल क्षेत्र होना चाहिए। हाँ वही वन क्षेत्र, अब जंगल क्षेत्र समझ के अलग मत सोच लेना। सो ठीक है, आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। बात करें टेस्ट की तो 66 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। हम मायने रखते हैं। पीडीएफ किस तरीके से मिलेगी फिर भी एक बार बता देती हूँ। आप लोगों को साइट पर विजिट करना है। साइट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर वहाँ विजिट नहीं कर सकते तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मतलब पीडीएफ का प्रोसेस पता चल जाएगा किस तरीके से पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ डायरेक्ट नहीं मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और दूसरों का।